अजय सर, सच सच एक बात बताना, क्या इंडिया तैयार है अभी इस चीज़ के लिए? ये तो आपने सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया और सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपने पूछा है। जितने भी लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, इवन अपने सीए फर्म्स, सीए फ्रेंड्स, सबका बिजनेस करने का प्रोसेस पूरा चेंज होने वाला है। इतनी सारी इंसिडेंसेस है इंडिया में जो हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई उसके ऊपर प्रोसेस तो बना ही नहीं है। फिलहाल एग्जिस्टिंग प्रोसेस बनी नहीं है, तो डीपीडीपी का क्या काम है फिर? सो डीपीडीपी अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में जो पर्सनल डेटा है उसके ऊपर। इसमें अगर आज कोई नया चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? So CAs are learning and adopting to technology nowadays because it is the need of the hour. एक CA जो AI का यूज़ कर रहा है वो इक्विवेलेंट है 100 CA से जो AI का यूज़ नहीं कर रहा है। अजय, आप कैसे लोगों को अभी मदद कर रहे हो इस चीज़ में? आप लोगों को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? सो ये इट्स नॉट वेरी डिफरेंट देन व्हाट अ रेगुलर चार्टेड अकाउंटेंट डू। आज इंडिया में बिजनेसेस दो तबके में है। एक बहुत अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा HNI लोग हैं, और एक अभी भी सर्वाइवर के लिए परेशान है। अक्षय, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब भी किसी को 200 करोड़ की पेनल्टी की नोटिस आएगी ना, सब 5 लाख का खर्चा करना चालू कर देंगे। हेलो, नमस्ते व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लाया हूँ कि ये गेस्ट का जो काम है, जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, ये आज इंडिया का फ्यूचर बदलने वाला है। इनका काम इतना यूनिक है और इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के ये डिजिटल गवर्नेंस में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप सभी ने सुना होगा, अभी नया एक्ट, डीपीडीपी एक्ट 2023 ये लागू होने जा रहा है। इसके रूल्स भी नोटिफाई हो गए हैं। तो ये एक्ट किसको अप्लीकेबल है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, और गवर्नमेंट को इसे क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे के सारे लॉजिक, सारे साइंस हमें हमारे सीए अजय भंडारी सर बताने वाले हैं। सीए अजय भंडारी सर ये एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनकी डिग्रीज की अगर मैं बात करूं, तो ये डीसा भी है, जो आईसीआई का एक डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद में ये आईएसओ सर्टिफिकेशन के इन्होंने कोर्स किए हुए, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड होते हैं। इसके बाद में ये सीसा भी है, जो कि ईसा का, ये जो इंटरनेशनल बॉडी है, ये इंटरनेशनल बॉडी है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इंटरनेशनल लेवल के भी सारी डिग्री सर के पास में है। सर अभी मुंबई में बहुत अच्छे जगह पे फाउंडर मेंबर है, जोरिक्स कंसल्टेक। सर को मैं वेलकम करता हूँ आज मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं आपको 100% कमिट करता हूँ, इतने आम शब्दों में सर हमें आज चीज़ें बताएंगे कि एक सामान्य व्यक्ति को भी ये एक्ट कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। ये बड़े कॉरपोरेट को ही लागू नहीं होता है, ये एक आम जनता को, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ये सारे एडवोकेट्स को लागू होता है, जिनके पास में कोई भी लोगों का पर्सनल डेटा होता है। अब पर्सनल डेटा क्या है, ये क्यों लागू कर रहा है गवर्नमेंट, ये सारी बातों को हम सर से एक बहुत बढ़िया चर्चा के रूप में पूछेंगे। वेलकम सर। थैंक यू अक्षय, इतना लंबा चौड़ा अपने इंट्रोडक्शन दिया। 2 मिनट के लिए तो ये लग रहा था कि आप मेरे ही बारे में बात कर रहे हो कि नहीं। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। सो आई बिलीव ये एकदम राइट टाइम है जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट डीपीडीपीए, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, सीए कम्युनिटी, राइट, वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप भी एक सीए हो और आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स, आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स कॉरपोरेट्स है। तो डीपीडीपीए का इम्पैक्ट, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट अभी सबको होने वाला है। अक्षय, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इसमें, जितने भी लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, इवन अपने सीए फर्म्स, सीए फ्रेंड्स, सबका बिजनेस करने का प्रोसेस पूरा चेंज होने वाला है ये एक्ट के बाद में। जब से एक्ट पूरा अप्लाई हो जाएगा, मई 2027 में इसकी सारी प्रोविजंस फुल्ली एप्लीकेबल हो जाएगी। सो बिलीव मी अक्षय, इसके बाद में पूरा आपका बिजनेस करने का प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो हम एक्ट पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के ऑडियंस ने आपको क्यों सुनना, और आज के ऑडियंस ने ऐसा क्या एक्सपेक्ट करना आपसे, थोड़ा आपके बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो
और आपने आपका जर्नी यहाँ तक के कैसे लाया और इतने यूनिक फील्ड में आपने कैसे अपने आप को लेके गए? बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। सो मैं कितनी जगह काम जहाँ पे भी करता हूँ, इवन व्हेनेवर आई टेक सेशंस एट लॉट ऑफ फोरम्स, तो सबसे पहला सवाल मुझे आता है कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए होने के बाद आप आईटी में क्या कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी में क्या कर रहे हो, आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया, राइट? सो स्टोरी ऐसी है अक्षय। मेरा जो स्टार्ट से एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, आई वॉज स्टूडियस व्हेन आई वॉज चाइल्ड। और आफ्टर बिकमिंग अ सीए, जैसे काफ़ी सीएस को एक क्वेश्चन होता है कि अब सीए तो बन गए, अब नेक्स्ट क्या करें, होता है आपको भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा। सो एक क्वेश्चन मुझे भी था। अब इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश में मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया। आप मानोगे नहीं, मैंने इवन सीए स्टूडेंट्स को मेंटरिंग किया। आई हैव इवन ट्राइड माई हैंड एट यूपीएससी। मैंने इतनी अलग अलग कोर्सेज के थ्रू कहीं ना कहीं पढ़ के बस वो फिगर आउट करना था कि क्या मैं आगे कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या फिट है। तो ये सबको आज क्वेश्चंस होता है। इवन जो लोग ये देख रहे होंगे, मे बी दे वुड बी यंग सीएस और यंग प्रोफेशनल्स, कि जिनको कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है। सो कुछ नया स्टार्ट करने की एक अंदर से एंथुजियाज्म था। सो वन फाइन डे आई वॉज हियरिंग वन गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत नाम है। तो उनकी जर्नी में सुन रहा था और मुझे ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो बताते थे कि हमने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन किया है, हमने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ में काम किया है, उनका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्न अराउंड किया है। तो सुन के तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था कि यार सीएस भी इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं या कर भी सकते हैं। तो एक दिन मैंने उन सर को अप्रोच किया कि सर कैन आई वर्क विथ यू? सो ही आस्क्ड मी कि सर आप मतलब अजय, obviously you can work with me, but what quality do you have in IT that I should be you know taking you in my team? So it was a like 10-15 minutes discussion। मैंने उसका भी उनको बताया। आई ट्राई टू पोर्ट्रे माई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, कि मुझे थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी था टेक्नोलॉजी के बारे में। जब भी हम सीए बैकग्राउंड में, इवन माई फादर, सो माई फादर इज़ ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट, सो ही इज़ अ लिटिल बिट टेक सेवी। तो वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने उनके टाइम पे खुद कोडिंग भी सीखी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाए अकाउंटिंग के। तो उनसे थोड़ा बहुत स्टार्ट में टेक्नोलॉजी का एंथुजियाज्म तो था ही। सो बैक टू द डिस्कशन, जब हमारे मेंटर थे तो उन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया। आई वॉज एंथुजियास्टिक, मैं उनको सुनता था। तो ये फर्स्ट चांस मिलने के बाद मेरा स्टार्ट ही हुआ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। उन्होंने फर्स्ट डे मुझे भेज दिया कि गो एंड बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर टर्म थोड़ी सी सबको न्यू लगेगी जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का अर्थ ये होता है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पूरा हैंडल करना है। आप समझो अक्षय, पूरा प्रोजेक्ट आपको, जहाँ पे एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, अलग अलग टीम्स है, उन सबको मैनेज करना। अब क्या ये सीए पहले दिन ऐसा कोई काम कर सकता है जाके? ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट जाएगा, राइट? यू एग्री कि अगर मैं किसी भी सीए को बोलूँ? क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट था इसका पढ़ाई में, राइट, राइट। तो हमने कभी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा ही नहीं था। हमने सिर्फ उस चीज़ को रट लिया था और हम कैसे-कैसे एग्ज़ाम पास हो गए थे। तो मुझे पता है कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट गया होगा वो, कि आपका जब फर्स्ट डे होगा, आप जो प्रोजेक्ट सँभालने को गए थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट गया होगा वो। सो राइट, एंड फर्स्ट डे मुझे उन्होंने दे दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अक्षय। एंड बिलीव मी, ड्यू थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। मुझे अब तक ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा था मेरी जर्नी में कि मैं कोई चीज़ पढ़ के समझ के ना कर पाऊँ, राइट? आई हैड दैट इन मी कि चलो कर लेंगे, बट दैट पर्टिकुलर डे इट वाज टू टफ। क्योंकि सब आईटी की बातें हो रही है, कोर आईटी, एवरीवन इज़ अ डेवलपर, एक्सपीरियंस डेवलपर, इस टाइप के लोग उस रूम में बैठे थे। और जो चर्चा हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो चाइनीज़ और जापानीज़ में बातें हो रही है, मेरे समझ की सारी ऊपर से। बट समहाउ फिर मैंने अपने सीए जर्नी को याद किया कि सीए ने मुझे क्या दिया है। सीए ने मुझे मेहनत करने की और पेशेंस की हैबिट बना दी। तो अब अपन ने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप बताओ अक्षय कि 8-8 सब्जेक्ट अपन सीए फाइनल में पढ़ते हैं, कितने पेजेस हम पढ़ के निकलते हैं? बराबर। थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। सो यहाँ पे और 100-200 पेज पढ़ने होंगे।
थोड़ा कुछ आवर्स एक्स्ट्रा डालना होगा। हम सीए लोग तो आवर्स एक्स्ट्रा डालने से अब डरना खत्म ही हो गए। बराबर। लेकिन अजय, मैंने जितने सीए को देखा है, सीए दो ही फील्ड ज्यादा पकड़ते हैं सीए होने के बाद में। एक तो सीए प्रैक्टिस करते हैं या वो जॉब करते हैं। तो मुझे जितना आपके बारे में पता है, आपके पापा की बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स का सपना है कि काश मेरे पापा इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट होते तो आज मुझे इजी जाता। तो आपने क्यों ये डिसीजन लिया कि आपको प्रैक्टिस में उतना ध्यान न देते हुए आप कुछ नई दुनिया आपकी बनाएंगे? इसमें अक्षय, मैं सबसे पहले तो मेरे पिताजी को ही सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा हम्म। कि उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि अजय तू पढ़ाई कर। उन्होंने तो मुझे पढ़ने के लिए भी मना किया था, हम्म। ऑनेस्टली। हम्म। वो तो मुझे बोलते थे कि तू बाहर जा, घूम, हाँ। खेल, क्या पढ़ते रहता है दिन भर। दिस इज द रियल वर्ड्स दैट ही यूज्ड टू टेल मी व्हेन आई वाज स्टडीइंग। हाँ। बाकी पेरेंट्स होते हैं कि पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, मेरे यहाँ पे बाहर जाने के लिए एनकरेज करते थे। हाँ। सो ये ऐसा जर्नी रहा है। सो आई वुड से कि फादर का ही सपोर्ट रहा है कि मैंने तो ये सब फील्ड में बहुत ग्रो कर लिया है। हाँ। दैट डजंट मीन यू शुड स्टॉप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज सबकी एक अर्ज होती है। आप सीए बनते हो, मैंने स्टार्ट में ही बोला था, सबकी एक अर्ज होती है कि हमको कुछ हटके करना है। हाँ। उस हटके करने के चक्कर में हम सब एक्सप्लोर करते हैं। हाँ। सो ही एनकरेज मी कि गो एंड एक्सप्लोर। एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, जो हम टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं, सो ये इट्स नॉट वेरी डिफरेंट देन व्हाट अ रेगुलर चार्टेड अकाउंटेंट डू। आप इस बात को समझो अक्षय, कि आज एक सीए मास्टर है बिजनेस को समझने में, प्रोसेस को समझने में। इवन सीए अगर मेहनत करे तो टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। आज आपके भी कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो सीएस आर लर्निंग एंड अडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजी नाउ अ डेज, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो जो मैं काम कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई ओन प्रैक्टिस, बट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वॉट आई यूज टू डू। और या फिर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है उसका एक्स्ट्रापोलेशन है। अच्छा, अच्छा। आपको क्या लगता है अजय कि आप अपने आप को इस फील्ड में कहाँ देखोगे अगले 5 साल बाद में? मतलब इसमें अगर आज कोई नया चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? सो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें अक्षय, तो इस फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मुझे अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 years हैंड्स ऑन वर्किंग का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड स्टिल एवरी टाइम गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अब तो एआई भी आ चुका है। सो एआई, साइबर सिक्योरिटी, आप सीखोगे तब तक तो नया चालू हो जाएगा। एआई इतनी स्पीड से डेवलप हो रहा है। सो एवरी न्यू टेक्नोलॉजी, एवरी न्यू एआई मॉडल जो आप देखोगे, आप क्लाउड यूज़ करते हो अक्षय, फॉर एग्जांपल जेमिनाई, सब एआई टूल यूज़ करते हो। यस, आप यस। खुद देख रहे हो कितनी स्पीड से ये सब डेवलप हो रहा है। तो उतनी ही स्पीड से मैं तो ये बोलता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही है। सो इसमें मैं एक चीज़ सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी ऐड करना चाहूँगा, सीएस के लिए, जो यंग सीएस है। एक सीए जो एआई को यूज़ कर रहा है, राइट, वर्सेस 100 अदर सीएस हु आर नॉट यूजिंग एआई, तो वो एक सीए 100 को रिप्लेस कर सकता है। एक सीए जो एआई का यूज़ कर रहा है वो इक्विवेलेंट है 100 सीएस से जो एआई का यूज़ नहीं कर रहा है। So AI is not replacing chartered accountants, but a CA who is using AI is definitely replacing other chartered accountants. तो अभी जो फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो एक्ट अभी गवर्नमेंट ने नया लॉन्च किया, डीपीडीपी एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? और एकदम आसान शब्दों में मुझे डीपीडीपी के बारे में थोड़ा बताओ कि ये गवर्नमेंट ने वाई क्लियर करो हमारा कि क्यों लाया? ये वाई का आंसर मैं आपके एग्जाम्पल से देना चाहूँगा। हाँ, हाँ। आज अक्षय आप सीए फर्म चलाते हो, हम्म। यू आर चार्टेड अकाउंटेंट, हम्म। राइट। आज आपके पास में लगभग लगभग कितने बिजनेस वालों का, कितने लोगों का आपके पास में डेटा है? तो भी 2000 के 2000 लोगों आसपास। का डेटा। हाँ, यस। और आपके पास में इन लोगों का किस प्रकार का डेटा है अक्षय? उनका केवाईसी, उनका बैंक स्टेटमेंट, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनके पासपोर्ट फोटो, उनका साइन का फोटो। बहुत सारे लोगों का तो यूज़र आईडी पासवर्ड भी हमारे पास में है, क्योंकि जो जगह पे हम काम कर रहे हैं तो उनको उतना इंटरनेट बैंकिंग नहीं आता है।
तब उनका अगर बुक कीपिंग करना है, सारी चीज़ें करना है, तो वो लोग बोलते हैं कि सर ये आपके पास में सेव रखो, जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड, ऐसे बहुत आईडी पासवर्ड्स हमारे पास में सेव है। वहाँ पे तो लोग आपको, मैंने सुना है कि फ़ोन लगा के भी बोलते हैं कि सर उनका जीएसटी कम करवाना है, तो हम हमारे किसी फ्रेंड को बोल देते हैं कि वो जीएसटी कम करवा देगा। नहीं मतलब वो वहाँ पे लोगों का ऐसा है कि अगर उनको बोला कि आपको जीएसटी भरने को आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि हम लोकल किसी एमएलए या नगर सेवक से बात कर लेते हैं कि वो कम कर देंगे। तो मैं उनको बोला कि भाई ये सेंट्रल लेवल एक्ट है, ये ऐसा कम नहीं हो सकता, ये आपको भरना ही पड़ेगा। ऐसा आपके पास कोई मिल जाए तो हमको भी बता देना। बराबर। सो बैक टू द डिस्कशन, आज आप इतने लोगों का डेटा लेके बैठे हो अक्षय, हम्म। ये क्या है सब? ये सब पर्सनल डेटा है। पर्सनल डेटा आपके पास, इतने लोगों का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उनका बैंक स्टेटमेंट्स, उनका आधार, केवाईसी, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पास सब कुछ है, जिससे आप उस पर्सन की पूरी हिस्ट्री बना सकते हो। आप उस पर्सन के बारे में सब कुछ जान सकते मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के सारे हो, सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास में होते हैं। करेक्ट। हम्म। सो आपको ही कहा जाता है डेटा फिड्यूशियरी। हम्म। डेटा फिड्यूशियरी, हम्म। तो ये डीपीडीपीए क्या करता है? दिस इज अ पीपल सेंट्रिक एक्ट। हम्म। अभी तक इंडिया में कोई पर्सनल डेटा या डेटा प्राइवेसी के लिए अभी तक कोई एक एक्ट नहीं था। अब ये एक्ट का मीनिंग क्या है, फिर से इसको थोड़ा समझने के लिए अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। अभी किसी डेटा का मिसयूज हुआ, फॉर एग्जांपल कभी आपने ऑब्जर्व किया अक्षय, आप कहीं पे शॉपिंग करने गए, आपने वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट दिया, और थोड़े दिन बाद आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपको रियल इस्टेट के कॉल्स आने लग गए, यहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे नया स्कीम आ रहा है, तो आप क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपने कभी देखा होगा, आप किसी क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हो, अचानक आपको बीच में फ़ोन कॉल आएगा कि सर आपको पर्सनल लोन चाहिए, हम ऑफर कर रहे हैं इस रेंज पे। तो इन सब के बाद आपका डेटा ये कैसे है? जो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग, वो ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद ही अगर यूज़ करना है तो बहुत सारे परमिशंस हमें मांगता है। तो हम सब परमिशन को अलो अलो करके आगे बढ़ जाते हैं, तो शायद से हमारा डेटा वहाँ उनके पास में चले जाता है। ऐप को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पर आपने आपने जहाँ से कोई कभी शॉपिंग की, जहाँ पे आपने आपका कॉन्टैक्ट दिया, यहाँ पे कोई कंट्रोल्स ही नहीं थे। ये लोग जैसे छोटे-मोटे अलग-अलग शॉप्स पे आप जाओगे, जहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट देके आते हो, यहाँ पे पर्सनल डेटा को लेके कोई सिक्योरिटी सेफगार्ड ही नहीं था। वो किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या उनके यहाँ से कभी आपका पर्सनल डेटा लीक हो गया तो आपको कॉल्स आना चालू हो जाते हैं। तो ये आपको इरिटेटिंग लगता है, और इसी को ऐड करते हुए कितने सारे साइबर क्राइम रोज़ होते हैं। साइबर क्राइम किस तरीके से, किसी का आपने सुना होगा आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया है, किसी का जीमेल का एक्सेस हो गया, किसी का, मैं तो एक मतलब डेली आई टेक अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अराउंड दिस कि सीए फर्म्स में मैंने देखा है, क्योंकि हम सब उस बैकग्राउंड से, तो हम जानते हैं कि कितने लोगों के यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है, उनका पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव अटैकर्स ने एनक्रिप्ट कर दिया है अक्षय। तो अब इसका मतलब उन्होंने जितने साल भर मेहनत की है, जीवन भर अपनी मेहनत की है, वो उस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अटैकर्स को पैसा देंगे। सो अगेन दिस इज़ व्हाट, जैसे ही वो हार्ड डिस्क के अंदर कितने सारे आपके क्लाइंट्स का डेटा है, अगर वो लोगों के पास चले गया तो उनको तो परेशानी होगी। वो आप मैं पे ही आके तो आपको बोलेंगे सर आप हमारा ही तो आपने डेटा लीक किया, आपके यहाँ से डेटा लीक हुआ है। तो यही, इस सब को बचाने के लिए डीपीडीपीए आया है कि जो जिस पर्सन का डेटा है, डेटा प्राइवेसी का अर्थ यही होता है कि जिस व्यक्ति का वो डेटा है, उसी को वो राइट दिया है कि वो कहाँ उसको कैसे यूज़ कर पाएगा। सो उसको एनफोर्स करने का जो प्रोविजंस है वो डीपीडीपीए के अंदर है। लेकिन जितने लोगों से हम डीलिंग करते हैं आजकल, और जितना हम भी हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज हमारे ऑफिस में तो सारे फोल्डर सारे लोगों को एक्सेसिबल है। मतलब हमें नहीं पता चलता है कि अगर किसी ने कुछ फोल्डर कॉपी करके खुद लेके भी चले गया, या जो क्लाइंट है, फिलहाल इंडिया का यूथ या इंडिया का जितना भी क्लाइंट बेस है, टैक्स पेयर है, इतना अभी लिटरेट थोड़ी ना है कि उसे समझ जाएगा कि डेटा कहाँ लीक हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को कैसे समझेगा? मान के चलो कि मेरे कोई डेटा में से डेटा लीक हो गया, वो एक क्लाइंट का लीक हुआ। अब क्लाइंट को कैसे समझेगा कि वो डेटा लीक अक्षय लड्डा सर के ऑफिस से हुआ है, या उसने कहाँ पे डेटा आपका दिया है? तो ये ट्रैकिंग कैसे होगा?
इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम्म रिसेंटली मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी में विजिट किया था। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर ही हमारी हम्म डिस्कशन हो रही थी। हम्म तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक वेबसाइट का जहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स का डेटा होता है उस यूनिवर्सिटी में, हम्म वो ब्रीच हो गया था और उनके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ईमेल भी कर रहे थे और उनका विजिट भी था, समझिएगा अक्षय। और उस टाइम उन्होंने ये बताया था, सो उनके यहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ था, उनके पूरे वेबसाइट का जहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा है वो लीक हो चुका था डार्क वेब पे। और उनसे बिटकॉइंस में उन्होंने अमाउंट मांगी थी कि आपको अगर ये डेटा वापस चाहिए या हमको इरेज करवाना है तो आपको बिटकॉइंस में पैसे आप वापस दो। ये सो अटैकर्स जनरली बिटकॉइंस में या यूएसडीटी यूएसडीटी में आपसे रैंसम वसूल करते जनरली। सो अब आप कहाँ जाओगे? आपको तो ऑफ कोर्स ये सब सिचुएशंस में गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा। तो अरे गवर्नमेंट डायरेक्ट, मतलब अपन अगर हमारे साथ ऐसा हुआ या किसी के साथ ऐसा हुआ तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएंगे? एक हायरार्की क्या है, मतलब फर्स्ट हमें किसे रिपोर्ट करना है? वेरी गुड क्वेश्चन अक्षय। एक्चुअली सो सर्टिन करके एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ओके। दैट इज कमिंग अंडर मीटी, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अभी करंट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी। हाँ हाँ। सो ही इज़ अ वेरी विजनरी मिनिस्टर जो अभी करंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं। ही इज़ IITian by education and he is doing great with respect to the growth of IT and AI in India. सो उनके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है सर्टिन। तो सर्टिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं पे भी इंडिया में साइबर अटैक होता है तो उसको फाइट करना और कॉरपोरेट्स को, छोटे बड़े कॉरपोरेट्स को इसमें हेल्प करना। सो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से अक्षय, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि कोई भी साइबर इंसिडेंट या साइबर अटैक आपके इंस्टीट्यूशन में होता है या आपको कहीं फेस होता है तो आपको 6 घंटे के अंदर ये सर्टिन को रिपोर्ट करना होता है। तो और आप जैसे इसको रिपोर्ट करोगे तो आपको सर्टिन डेफिनेटली हेल्प करता है साइबर अटैक से हेल्प करने में, साइबर अटैक से फाइट बैक करने में। देखो अजय सर, जो आपने बताया सर्टिन के बारे में, अभी मेरे साथ में 2 इंसिडेंट्स ऐसे ऐसे हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल गवर्नमेंट का सिस्टम बना नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। पहला इंसिडेंस, हमारे शॉप में एक जन आया, उसने एक सोने की अंगूठी परचेज किया और उसके पास मोबाइल था, उसने उससे पेमेंट कर दिया 51,000 का। अब वो जो पेमेंट उसने किया, मुझे 8 से 10 दिन बाद में बांद्रा पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि वो मोबाइल चोरी का था और आपके अकाउंट से उतना रुपए हम होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का पर्सनल डेटा, मोबाइल इट इज़ अ पर्सनल डेटा ऑफ एनी पर्सन। तो आज उस चीज़ को 2.5 साल हो गए। अभी मुंबई पुलिस बोल रहा है कि आपको यहाँ आना है, आपको भी कंप्लेंट रेज करना है। आज तक के वो 51,000 होल्ड पे लगे, आज 2 से 2.5 साल हो गए। मैंने मेरे नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, वो बोल रहे कि बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो फिलहाल एक छोटे से इशू को इतना टाइम हो गया, सॉल्व नहीं हो रहा है। ये पहला इंसिडेंस। अब हमने पैसा छोड़ दिया, हम बोले कि आगे बढ़ो, छोड़ दो पैसा, ना अकाउंट भी यूज करना बंद कर दिया। सेकंड, कुछ ही दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना बंद हो गए। मतलब दूसरे वेब वर्जन पे मैसेज आ रहे थे, लेकिन मेरे मोबाइल पे और मैसेज नहीं आ रहे। मैंने उसको फोर्स स्टॉप करके देखा, उसके वो कैचे फाइल रहती उसको डिलीट करके देखा, रिस्टार्ट करके देखा, सब करके देखा, नहीं आ रहे थे। उसका बैकअप भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने मेरा व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया था। मेरा 2 महीने का बैकअप नहीं हुआ था उसके ऊपर, तो चैट्स उड़ गई। उसके बाद में मान के चलिए 3 से 4 दिन हर दिन मेरा व्हाट्सएप 24-24 घंटे के लिए बैन हो रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा, जबकि मैंने ना कोई बल्क मैसेज किया, ना कुछ किया, बैन हो रहा। मैंने व्हाट्सएप को मेल किए, उनके कोई रिप्लाई जल्दी आ रहे नहीं। तो ये भी व्हाट्सएप, इट इज ऑल्सो पर्सनल डेटा, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो इतनी सारी इंसिडेंसेस है इंडिया में जो हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई उसके ऊपर प्रोसेस तो बना ही नहीं है। फिलहाल एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही बनी नहीं है, तो ये डीपी का क्या काम है फिर? सो अक्षय, आपने जो ये दोनों एक्टिविटीज़ बताई है ये डेटा प्राइवेसी से थोड़ी अलग है। हाँ। माना कि ये पर्सनल डेटा अपने इसमें एलिमेंट आया है, बट दिस इज़ नॉट रेलेवेंट टू डेटा प्राइवेसी। DPDPA के एक्ट के अंदर ये नहीं आता है। ये हालांकि साइबर क्राइम में आएगा। जो साइबर क्राइम के लिए आपके पुराने एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है
या बाकी जो इंडियन पेनल कोड था, आई थिंक दैट इज़ माइग्रेटेड नाउ, तो उसमें ही आपका डील किया जाएगा, क्योंकि ये जो आपके साथ में जो फर्स्ट इंस्टेंस हुआ था कि मोबाइल फ़ोन जिसका चोरी का था और पेमेंट आपका रुक गया था, सो दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली एनफोर्स अंडर डीपीडीपीए। डीपीडीपीए जो बात करता है अक्षय, डेटा प्राइवेसी की बात करता है कि जिस पर्सन, और लेट्स से जैसे आप सीए फर्म हो या और कोई कंपनी है, उसके पास में जो पर्सनल डेटा है वो उसकी जिम्मेदारी है उसको वो सिक्योर करके रखना। सो कल को अगर ये डेटा उसके पास से लीक होता है, कोई और लेके जाता है, तो गवर्नमेंट उसको लायबल करेगी और इसमें पेनल्टीज है। अक्षय, आपके कान खड़े हो जाएंगे सुन के, अप टू 250 करोड़ पर इंस्टेंस एंड फॉर एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ब्रीच और इंसिडेंट्स, इसमें अलग अलग पेनल्टीज दी हुई है। सो ये पर इंस्टेंस पर इंसिडेंट पेनल्टीज एक्ट के अंदर दी हुई है, ह्यूज पेनल्टीज। आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपका मोबाइल चोरी हो गया, उसके अंदर आपके क्लाइंट्स का पर्सनल डेटा होगा, चोरी हो गया। अब मेरे पास में वो चीज़ आ गई और मैंने उसका मिसयूज़ किया, तो सामने वाले का पर्सनल डेटा मैंने मिसयूज़ किया, तो इसके अंदर पेनल्टी किसको गिरेंगी? जिसने मिसयूज़ किया उसको गिरेंगी, या जिसका वो था, अब उसने इंटेंशनल तो वो चीज़ किसको चोरी नहीं करने दिया, उससे तो चोरी हो गई ना वो चीज़, तो उसको पेनल्टी पड़ेगी। मतलब पेनल्टी किसको गिर रही है इसके अंदर? मतलब डीपीडीपी में अब कौन आएगा इसके अंदर? बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका अक्षय। तो लॉ कैसे काम करता है, थोड़ा लॉ को समझते हैं। जब भी कोई इस प्रकार के इंसिडेंट्स आते हैं, सो लॉ वर्क्स अपॉन ट्रायल्स। लॉ पहले समझने की कोशिश करता है कि इसमें दोषी कौन है। जनरली डीपीडीपीए के अंदर, डेटा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन जो इंडिया का एक्ट है, उसके अंदर डेटा फिड्यूशियरी, मतलब कि जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, वो व्यक्ति लायबल होगा डेटा की सिक्योरिटी के लिए। उसके यहाँ से, जैसे आपने एग्जांपल दिया, लैपटॉप चोरी हो गया, जो भी हुआ, तो उस पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो सारे लैपटॉप्स वगैरह पे, डिवाइसेस पे सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई करे। फॉर एग्जांपल, आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइसेस में, आज आप बहुत सारे डेस्कटॉप यूज़ करते हो आपके ऑफिस में अक्षय, राइट? तो आपके विंडोज़ के अंदर एक फीचर होता है बिट लॉकर। बिट लॉकर, कभी आप ऑफिस में अपने जाओगे तो बिट लॉकर करके आप सर्च करना, वो आपके हार्ड डिस्क में जो डेटा आपका होता है ना, जो पर्सनल डेटा या आपके जो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे डेटा स्टोर्ड है, उसको एनक्रिप्ट कर देता है। जबकि अगर लेट से आप कोई इसको लैपटॉप को चोरी करके ले गया और वो उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे, तो एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आपके पास में पिन होगी, आप ही उसको रीड कर पाओगे। सो इस प्रकार के छोटे मोटे आपको सिक्योरिटी सेफगार्ड्स अप्लाई करने होंगे डीपीडीपीए को आपको कंप्लाई करने के लिए। इसी को लॉ ने कहा है अप्लाइंग रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, कि आपको रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं कि आपके पास जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट आप करके रखो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी के पास में आप रखो। जनरली जो प्रैक्टिस होती है ना लैपटॉप के अंदर डेटा को स्टोर करना, तो उसका आप एक बैकअप लेके उसको क्लाउड वगैरह पे एक बैकअप आप आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर करके रखो। जनरली ऐसा सिक्योरिटी में कहा जाता है कि आपके पर्सनल डिवाइसेस पे क्लाइंट्स का पर्सनल डेटा स्टोर नहीं करना चाहिए, वो सेंट्रलाइज्ड आप क्लाउड पे करो, हार्ड डिस्क पे एक सिक्योर जगह पे करो, क्योंकि लैपटॉप्स जनरली सिक्योर नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दिया, वो चोरी हो जाते हैं या इधर उधर लॉस्ट हो जाते हैं। अगर आप रखते भी हो तो आप कोई प्रोसेस आपकी सेट करो कि वो कहीं सिक्योरली बाद में टाइम टू टाइम स्टोर हो जाए। तो आपने जो अभी बात किया प्रोसेस, आपको सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डीपीडीपी में प्रोसेसेस बताइए क्या कि कौन से सिक्योरिटीज एक बिजनेसमैन को लगाना मस्ट है, और क्या आईटी रिलेटेड जो काम करता है उसी को ये डीपीडीपी अप्लीकेबल है, या इंडिया में हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन जो काम करता है उसको डीपीडीपी अप्लीकेबल है? क्योंकि अगर आप किराना शॉप भी रन कर रहे हो, मेरे हिसाब से किराना शॉप वाले के पास अगर आपका मोबाइल नंबर है, वो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो क्या उस पे भी डीपीडीपी अप्लीकेबल है? मतलब डीपीडीपी की अप्लीकेबिलिटी कितनी बड़ी है? थोड़ा इस बात को समझते हैं अक्षय। डीपीडीपी की जो एप्लीकेबिलिटी है वो है खाली डिजिटल पर्सनल डेटा के लिए, ना कि फिजिकल कॉपीज के लिए। आज आपके क्लाइंट जो फिजिकल पेपर आपको लाके देते हैं, आधार की, बैंक स्टेटमेंट्स की, तो वो डीपीडीपीए के परव्यू से बाहर है।
पर अगर आप इसको वापस स्कैन करके आपके डिवाइस पे स्टोर करते हो तो फिर से इस पे डीपीडीपी एप्लीकेबल है। सो डीपीडीपी अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में जो पर्सनल डेटा है उसके ऊपर। या तो आपके पास ओरिजिनली वो डिजिटली आ रहा है, जैसे आपको व्हाट्सएप, जीमेल या फाइल शेयरिंग से अगर आपको कोई आपके क्लाइंट्स आपको देते हैं तो, और अदरवाइज अगर कोई फिजिकल आपके पास फाइल्स है आप उसको डिजिटलाइज करते हो, मतलब कि आप उसको स्कैन करके कहीं डिवाइस पे स्टोर करते हो। सो डीपीडीपीएस सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है डिजिटल पर्सनल डेटा के ऊपर। तो जैसे छोटे मोटे किराना स्टोर्स है, आई थिंक बहुत सारे लोग वो रजिस्टर में या पेन एंड पेपर पे पर्सनल कांटेक्ट को मेंशन करते हैं। अभी के लिए वो लोग सेफ है क्योंकि उस पर डीपीडीपी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर डिजिटल पर्सनल डेटा। सेकंड चीज़, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? मेरा सवाल हम्म। मेरा सवाल ये था कि क्या बिजनेसमैन के लिए प्रोसेसेस बताई है कि कौन सी सिक्योरिटी एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में लगाना चाहिए? क्या स्टैंडर्ड प्रोसेसेस बताई है क्या? क्योंकि अगर आप बोलोगे कोई भी आम व्यक्ति को कि आप सिक्योरिटी लगाओ, तो वो तो अपने हिसाब से लगाएगा, उसके बजट के हिसाब से लगाएगा, उसको क्या कॉस्टिंग आ रही है वो सब चीज़ें देखेगा। आज इंडिया में बिजनेसेस दो तबके में है, एक बहुत अल्ट्रा रिच अल्ट्रा एचएनआई लोग हैं और एक अभी भी सर्वाइवर के लिए परेशान है। तो अगर गवर्नमेंट इतना कंप्लायंस बर्डन उन पे लगा देगा और आपने जो बोला 250 करोड़ की पेनल्टी, तो ये तो बिजनेस खत्म कर देगा इंडिया के। तो अक्षय, अभी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव वर्कड विथ इंडियन जायंट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ भी काम किया है और एसएमईज के साथ भी हम काम कर ही रहे हैं। तो सबका जो सिक्योरिटी के ऊपर बजट होता है अक्षय, जैसा आपने बोला कि सबका अलग अलग बजट है, सबका अलग अलग डेटा है, तो वो व्यक्ति उसके बजट के हिसाब से ही सिक्योरिटी को अप्लाई करेगा, राइट? आप ये मानते हो? कोई छोटा ऑफिस है तो वो कुछ पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, वो अलग उस पर एक्सपेंडिचर लेके आएगा। कोई बहुत बड़ा जायंट है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सो लॉ ने कुछ मेजर्स आपको बोले हैं जो आपको मैंडेटरीली अप्लाई करने हैं। अगर आपके पास पर्सनल डेटा है तो आपका उसका सबसे पहले पर्सनल डेटा का आपको कंसेंट लेना है। अगर वो लेजिटिमेट यूज़ नहीं है तो लेजिटिमेट यूज़ एक कुछ कैटेगरी लॉ ने प्रिस्क्राइब की है। जैसे कोई आपको व्यक्ति सामने से आके आपका डेटा शेयर करता है, जैसे आपके क्लाइंट्स कभी आपको बैंक स्टेटमेंट भेज देते हैं कि सर आप हमारी लाइबिलिटी इसमें आप कैलकुलेट करके बताओ, काफ़ी बार होता है, डायरेक्टली आपको भेज देते, तो उसमें आपको उस क्लाइंट का कंसेंट नहीं लेना है। सो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लॉ ने बोली है, पहली है कंसेंट, जो आपको हर पर्सनल डेटा के पहले प्राइवेसी नोटिस, एक नोटिस को देके आपको ये कंसेंट सभी क्लाइंट्स या कस्टमर से लेना है। सेकंड, कुछ सिक्योरिटी सेफगार्ड्स बोले हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आपके पास पर्सनल डेटा, बहुत सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जैसे कि आधार, पैन, बायोमेट्रिक डेटा, ये सब जो आपके पास आता है, बैंक स्टेटमेंट्स, इसको आपको एन्क्रिप्शन में स्टोर करना है। और थर्ड, इस पे एक्सेस कंट्रोल्स आपके पास होने हैं कि ऐसा नहीं आज आपके पास में डेटा आया, आपने इसको आपकी शेयर ड्राइव पर रख दिया और सभी लोग आपके पूरा आपके ऑफिस में जितना पर्सनल डेटा है, आपके 1000-2000 लोगों का डेटा है, आपके ऑफिस में भी सब इसको एक्सेस कर रहे हैं, आपके पियोन क्लर्क सब इसको एक्सेस कर रहे हैं और आपके सब क्लाइंट्स भी इसको देख पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका ब्रीच हो गया। सो इसको कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल्स आपके पास होना चाहिए। और जो भी आप डेटा बाहर शेयर करोगे तो उसमें डेटा का मास्किंग होना चाहिए। जैसे आपने कभी देखा है आपका मास्क आधार आता है, तो उसको मास्क नंबर को मास्क किया जाता है। सो वैसे ही पर्सनल डेटा को कितनी बार शेयर करना पड़ता है आपको किसी थर्ड पार्टी को या कहीं रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप उसमें जितना मिनिमम है, आप समझो इस चीज़ को, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसी को आप शेयर करो, बाकी सब चीज़ों को मास्क कर दो। तो ये मास्किंग और ये सब कंट्रोल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, ये प्रोसीजरल पार्ट पे आपको चेंजेस करने होंगे। जो अभी आपने मास्किंग की बात किया, मुझे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक स्टेशन पे मुझे बैगेज रखना था। मैंने उनको मेरा मास्क आधार बताया, वो बोले एक्सेप्ट नहीं होगा। बराबर है। एक तरफ गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि आप मास्क आधार सबको दो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, अभी मेरे बेबी की वैक्सीनेशंस होती है, तो गवर्नमेंट में जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, कुछ वैक्सीनेशन वहाँ से ही लेना पड़ता है। वहाँ पर भी हम मास्क आधार देते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, हमें पूरा आधार नंबर चाहिए। तो ये तो फिलहाल गवर्नमेंट ही प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट तो लोगों का पर्सनल डेटा ले रही है।
तो डीपीडीपी क्या गवर्नमेंट को अप्लीकेबल नहीं है क्या? डीपीडीपी क्या आम इंसान को अप्लीकेबल है क्या? सो पहली बात तो अक्षय डीपीडीपी सबको एप्लीकेबल है, छोटी मोटी कंपनी इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी एप्लीकेबल है। जो आपने मास्ट आधार कार्ड की एग्जांपल जो बताया है, मे बी कहीं कहीं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्रोसीजर उनकी डिफाइंड हो, बट गवर्नमेंट की जो आपने बोला यूआईडी है और जो आधार की अथॉरिटी है, उनके रेगुलेशंस के हिसाब से मास्ट आधार सब जगह एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, ये मैंडेटरी उन्होंने बोला है कि मास्ट आधार इज़ एक्सेप्टेबल। अगर आपका ये आगे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो अभी डेटा प्राइवेसी डीपीडीपी के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनने वाला है, जो एक आपका जैसे इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल वगैरह होता है। सो उसके ही इक्विवेलेंट या उससे भी ज़्यादा पावरफुल आप बोल लो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा जो सारी डीपीडीपी के अंदर पेनल्टीज इन्फोर्समेंट करेगा, एक्ट का इन्फोर्समेंट करेगा, और आप जैसे जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनका राइट्स भी इन्फोर्स करवाएगा कि आप उनके पास में आपकी क्वेरीज, आपकी ग्रीवेंसेस पुश कर सकते हो या उनके सामने अभी आपकी ग्रीवेंसेस को रख सकते हो। अजय सर, सच सच एक बात बताना, क्या इंडिया तैयार है अभी इस चीज के लिए? ये तो आपने सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया और सबसे इम्पोर्टेंट अभी अपने पूछा है। तो इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा अक्षय, जब भी कोई इंडिया में नया एक्ट या रूल या नया कोई भी चीज़ लागू होता है, फॉर एग्जांपल आप जीएसटी में काम करते हो अक्षय, तो जीएसटी का एक्ट आपका कब आया था? 2017 में। में। उसको मैच्योर होने में कितना टाइम लगा? अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। हो रहा है ना धीरे धीरे, हाँ। प्रोसेस डिफाइन हो रही है। लेट्स कॉल इट इट इज़ अटेनिंग मैच्योरिटी। हाँ। सिमिलरली इंडिया के अंदर अभी डीपीडीपीए मैंडेटरी हो चुका है। इक्विवेलेंट आप इसका अंदाज़ा लगाओ कि इसको मैच्योरिटी आने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 5 साल 7 साल। सो धीरे धीरे गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडियन कॉरपोरेट्स 2047 तक, मोदी जी का भी ये हमारे पीएम का ये विजन है कि इंडियन कॉरपोरेट्स ग्लोबल लेवल पे आज कैपेबल बने, कंप्लाइंट बने। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंडिया में आज 150 करोड़ लोग लगभग अक्षय आज रहते हैं सर, राइट? तो इतने लोगों का आप समझ लो कितना सारा पर्सनल डेटा है और वो कितना डेटा प्रोसेस होने वाला है। सो इनको सेफगार्ड करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज गवर्नमेंट की बन जाती है, क्योंकि आज इतने वॉर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में वॉर हो रहे हैं। नॉट जस्ट वॉर्स, आपका किसी कंट्री के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए, तो आज सबसे सस्ता और इफेक्टिव वॉर स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से क्या होगा अक्षय? साइबर वॉर। तो साइबर वॉर का एम क्या होता है? किसी भी कंट्री का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट का सिस्टम को डिस्टर्ब कर देना, उनका डेटा ब्रीच कर देना। तो इसी को बचाने के लिए आज गवर्नमेंट सबको तैयार कर रही है। तैयारी में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े शुरू में पेन्स आएंगे, बट उनको फेस अगर करके चलेंगे तो ये सबके लिए सिर्फ वैल्यू ही ऐड करने वाला है। इवन जैसे आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, ये सब बहुत बढ़ने वाली है। नए कंसल्टेंट्स, नए सॉल्यूशंस, इतने प्रोडक्ट्स के लिए, इनोवेशन के लिए इसने स्पेस क्रिएट कर दिया है। इवन सीएस के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है इसमें कि अगर कोई ऑफिसर बनना चाहे, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो अलग अलग कॉरपोरेट्स को भी अपने पास हायर करना होगा, कि जो सारी डीपीडीपी के एनफोर्समेंट्स को, क्वेरीज को आंसर करेंगे, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। सो टाइम लगेगा बट इवेंचुअली हो जाएगा। एक्ट तो अच्छा है, लेकिन समझने में बस वही प्रॉब्लम आ रहा है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जितने लोगों से आज तक के मैंने डील किया है, और देखो, बड़े बड़े कॉरपोरेट तो इसे अप्लाई कर लेंगे। बड़े बड़े कॉरपोरेट का बजट बड़ा रहता है, वो कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं और सारी चीज़ें होती है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इसकी अप्लीकेबिलिटी फिलहाल इंडिया लेवल पे सबको है, हर वो व्यक्ति को है कि जो पर्सनल डेटा यूज़ कर रहा है लोगों का। तो बस वो एक कंसर्न लग रहा है कि शायद मेरे हिसाब से 15 से 20 साल तो इसे लग जाएंगे इम्प्लीमेंट होने के लिए, या गवर्नमेंट शायद फेज मैनर में इसे इम्प्लीमेंट करेंगी कि फर्स्ट 200 करोड़ के ऊपर की कंपनी या ऐसा कुछ करने का कुछ गवर्नमेंट का प्लान है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट सबको अप्लीकेबल कर देंगे। अक्षय, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हम्म। जब भी किसी को 200 करोड़ की पेनल्टी की नोटिस आएगी ना, हम्म। सब 5 लाख का खर्चा करना चालू कर देंगे। बराबर। गवर्नमेंट ने पेनल्टीज इतनी बड़ी डाली है बराबर। कि जब आपको पेनल्टीज आना शुरू होगी, पेनल्टीज आते ही
5-10 लाख का खर्चा कोई बड़ी बात है करोड़ों की पेनल्टी के सामने। बराबर। सो आप खर्चा करना स्टार्ट कर ही दोगे। इवेंचुअली टाइम लगेगा, जब तक के एनफोर्समेंट चालू नहीं होता है, जब तक के पेनल्टीज़ एप्लीकेशन चालू नहीं होता है, इंडिया में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो होपफुली, बट ये सब जो गवर्नमेंट का अभी इनिशिएटिव है अक्षय, डिजिटली प्रिवेंट करना, डिजिटल ग्रोथ, आज एआई आप सब जगह देखते हो, आप कहीं भी ओपन करो सब जगह आपको एआई की चर्चा दिखती है। अक्षय अभी माइथोस करके एक क्लाउड का वर्जन रिलीज होने वाला था, एंथ्रोपिक करके जो एआई की कंपनी है, वो इतना पावरफुल था कि यूएस गवर्नमेंट ने अभी उसको वापस बैन किया है। इवन आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जनरल पब्लिक के लिए वो इतना पावरफुल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि वो बड़े से बड़े सिस्टम्स को मिनट्स में हैक कर देता है। तो अब समझो कि डेटा ब्रीच की चांसेस कितने बढ़ गए हैं एआई की वजह से। तो डेटा को प्रिवेंट करना और डेटा प्राइवेसी को एनफोर्स करना सबसे पहली और सबसे मैंडेटरी मैं मानता हूँ रिक्वायरमेंट हो चुकी है इंडिया के लिए। क्योंकि एक साइबर अटैक, एक डेटा ब्रीच भले ही सुनने में एक छोटी सी चीज़ लगती है, छोटी सी घटना लगती है, पर वो बड़ी बड़ी कंपनियों की कमर तोड़ देती है। अजय, आप कैसे लोगों को अभी मदद कर रहे हो इस चीज में? आप लोगों को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अभी तक के अपने क्लाइंट डील कर लिए और उन्होंने चीजों को अडॉप्ट कर लिया, तो आगे अगर आपसे किसी को जुड़ना है ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप कैसे लोगों को हेल्प करोगे? सो अक्षय, अभी हमारे पास में काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोगों की टीम है जो इस एक्ट का इन्फोर्समेंट में और कंसल्टेशन में बड़े से छोटे ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कर रहा है। हम्म। फॉर एग्जांपल हमारी टीम में सीएज है, सीसाज है, इंजीनियर्स है, जिनको साइबर सिक्योरिटी का बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिनको लीगल इंटरप्रिटेशन और बिजनेस का नॉलेज है, अपने सीएज है, लॉयर्स है। सो सब अलग अलग रिक्वायरमेंट को हम क्लाइंट की समझ के उनको एक पूरा गैप असेसमेंट का रिपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में हम ये स्टडी करेंगे कि करंट आपकी प्रोसेस डेटा प्राइवेसी को लेके कितनी अलाइंड है, आपके पास में क्या क्या करंट सिक्योरिटी है, और हम उसमें ही आपको कैसे रिकमेंडेशन दें कि आपका कंप्लायंस अचीव हो जाए। अब उसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, फॉर एग्जांपल आपको आपके ऑफिस में एसओपीज़ बनानी है कि आपका कौन सा डेटा कितने टाइम तक स्टोर होगा, आपके पास डेटा को आते ही कौन सा डेटा को आपको डिलीट करना है। सो इसको कहा जाता है डेटा रिटेंशन एंड डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज़। तो हम ये पूरी क्लाइंट्स को ड्राफ्ट करके देते हैं जो कि डीपीडीपीए से कंप्लायंट है। और इसके अलावा आज आप कितने लोगों के साथ में, अलग अलग वेंडर्स, थर्ड पार्टीज़ के साथ में डील करते हो? एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप मानोगे नहीं अक्षय, 50 से 100 अलग अलग वेंडर्स के साथ एक टाइम पे डील करता है। चाहे वो सॉफ्टवेयर वेंडर है, चाहे वो उनका क्रेडिट कार्ड प्रिंटिंग करने वाला कोई कंपनी है। तो इन सब के लिए एक डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट तैयार होता है कि जिसमें सारे डीपीडीपीएस से लेकर के इसमें सारे क्लॉजेज होता है। तो ये हम पूरे एग्रीमेंट्स को भी ड्राफ्ट करके क्लाइंट को देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनके बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से। सो ओवरऑल एक जर्नी जो डीपीडीपीए की होती है, मैं इसको जनरली बोलता हूँ ये 8 स्टेप कंप्लायंस है। तो हम ये पूरी 8 स्टेप्स में हेल्प करके क्लाइंट्स को डीपीडीपीए के लिए रेडी करते हैं। फिलहाल आपकी कितने लोगों की टीम है और आपके ऑफिसेस कहाँ है? सो अभी करंटली हमारे पास जो टीम है वो है 50+ लोगों की, हम्म। जो इसमें वेल वर्स्ड है, एक्सपीरियंस्ड है और इस एक्ट का उन्हें अच्छा नॉलेज है। और हम कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, सो अभी तो आईटी के ज़माने में अक्षय पूरा इंडिया ही हम सर्व करते हैं। आप कहीं पे भी बोलो, छोटी मोटी बड़ी जगह सब जगह हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, टीम है। मेजर सिटीज़ में तो हमारा ऑफिशियल प्रेजेंस है ही, बट वी ऑल्सो वर्क विदाउट एनी बॉर्डर्स और विदाउट एनी बाउंड्रीज एज ऑफ नाउ। सो वी सर्व नॉट जस्ट पैन इंडिया, मे बी ग्लोबली। तो क्या आपके जो भी सारे सर्विसेज है, वो सर्विसेज आपको पूरा ऑनलाइन आप प्रोवाइड कर सकते हो या आपको ऑन साइट जाना पड़ सकता है? देखो अक्षय, इसमें होता है थोड़ा मिक्स और मैच। कितनी बार क्लाइंट को समझने के लिए, इनको एनवायरनमेंट समझने के लिए हम कुछ विजिट्स करते हैं, बट बाकी आजकल टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़माने में और मीटिंग्स के ज़माने में हमारे रिमोटली एग्जीक्यूशन हो ही जाता है। बट येस, क्लाइंट से इंटरेक्शन के लिए और चर्चा के लिए हम ऑन साइट जाते हैं। ओके। जनरली जो हमारे क्लाइंट्स हैं, मेजर कॉरपोरेट्स वगैरह,
जो इंडिया के बड़े ग्रुप्स है वो सब मुंबई बेस्ड है। तो हम ऑफ कोर्स हमारी टीम बहुत सारी मुंबई बेस्ड है, तो हम मुंबई में मैनेज कर ही लेते हैं अगर क्लाइंट विजिट्स भी है तो। और इवन मुंबई से कहीं बड़े सिटी भी जाना हो, ट्रैवल करना हो, तो हमारी टीम कर ही लेती है। ओके। मैंने ये सुना है कि आपकी वाइफ भी इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इसी फील्ड से बिलोंग करता है, तो ये तो एकदम मजेदार मजेदार बात हो गई है। अक्षय, मैंने आपका पहला पॉडकास्ट सुना था कि आप यहाँ इसके लिए बैठे हो कि पीछे आपकी वाइफ आपका पूरा काम संभाल रही है। हाँ हाँ। So with God's grace, I have also the same type of experience in my life, that my life partner is also my work partner. So आज मैं भी इसी के लिए यहाँ बैठा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पूरा पीछे बैक एंड या पूरा वर्किंग आज वो देख पा रही है, ये संभाल रही है। सो ये चीज़ साथ में होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। आप सिनर्जाइज करते हो अपने आप को कि आप कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप किसी न्यू ग्रोथ के लिए दोनों मिलके काम करो। आपके वाइफ को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपसे ज़्यादा है या आपसे कम है? इंटरेस्ट की अगर बात करें तो हो सकता है कि उसको मुझसे कम इंटरेस्ट हो इस फील्ड में, बट मैंने जितना उसको समझा है वो अपने काम को लेके बहुत सिंसियर है। अभी जैसे आप थोड़ा हम लड़कों के बारे में अगर आप डिस्कस करो तो हम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सिंसियरिटी कम होती है। काम करते हैं, नो डाउट वी आर गुड एट व्हाट वी डू, बट जनरली इफ़ यू सी वीमेन आर मोर सिंसियर टुवर्ड्स देयर वर्क। ये आपका भी कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपने कभी किसी मैन को काम दिया है वर्सेस वीमेन को दिया है, तो आपको थोड़ा आपको सिंसियरिटी लगा होगा कि आपके ऑफिस में जो फीमेल स्टाफ है वो थोड़ा आपको वापस रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़ा आपको लेके सिंसियर रहेंगे आपके टास्क को लेके। क्या आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा है अक्षय? आपको एक चीज़ बताओ, मेरे ऑफिस में अभी कितना लोगों का स्टाफ होगा? अराउंड 15। अभी 10 लोगों का स्टाफ है, उसमें से 9 लड़कियां हैं। सो और आपका एक्सपीरियंस मतलब इसमें बहुत वो लोग इतने सिंसियर है, मतलब वो लोग बिल्कुल डाइवर्टेड नहीं रहते, भले ही उनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चालू रहे। एक वुमन इतने अच्छे से आपको काम करके देते हैं, और अगर उनको एक बार बोलना पड़ता है कि ये ऐसे ऐसे करना, बस आपको वो वैसे ही करके मिलेगा। आज सुबह ही आप देख रहे होंगे मुझे कॉल आ रहे थे मेरे ऑफिस के, तो वो डेमो कॉल लगा रहे थे मुझे। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि सबसे पहले कॉलिंग मुझे करना, क्योंकि वो अभी न्यू है, फ्रेशर है। तो मुझे देखना था कि वो ठीक से बात कर रही है क्या, क्योंकि अगर वो किसी को कॉल लगा रही है तो मुझे ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसने ठीक से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत कंसर्न हो जाता हूँ उन्हें। तो हर दिन वो मुझे कॉल लगाती है। आज उसके 10 दिन हो गए ऑफिस में। आज हर दिन मुझे कॉल लगाती है, 3 बार कॉल लगाती है। एक बार मराठी में बात करती है, एक बार इंग्लिश में बात करती है, एक बार हिंदी में बात करती, और मुझे बोलती है कि सर अब मैं ठीक कर रही हूँ ना। वही मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर शायद मेन कैंडिडेट रहता था तो 4-5 दिन में कॉल लगाना छोड़ देता था मुझे। वो बोलता था अब मैं कर लेता, आप जाने दो। तो बेसिकली बहुत सिंसियर होती है, ये तो मैं भी मानता हूँ और समझता हूँ, और मेरी वाइफ भी सीए है, और मुझे पता है कि उसकी मुझे भी क्या हेल्प है, और सच में मैं भी यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि वो वहाँ काम कर रही है। सो वी बोथ आर ग्रेटफुल कि हम दोनों के साथ में लाइफ में ऐसी स्टोरी है। अजय, आज बहुत एक चीज़ की खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि हम लोग दोस्त थे, और आज आप लाइफ में इतने आगे निकल गए और आपने एक ऐसा फील्ड चूज किया, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपको यहाँ बुला के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे दोस्तों को इस चीज़ में हेल्प कर रहा हूँ। और दोस्त लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका स्ट्रगल देखा बॉस। मतलब आपको सच में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप अभी भी जाके आपके पापा का काम संभाल सकते हो और बहुत स्मूथली कर सकते हो, लेकिन आपने स्ट्रगल की लाइफ चुनी। तो इतना क्या था अजय भाई कि आपने वो लाइफ चुनना चूज किया? तो ये क्या था का मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा अक्षय, ये सिर्फ और सिर्फ पैशन था कि मुझे टेक्नोलॉजी को समझना है। आज कोई दूसरा कारण नहीं है कि मैं 12-12 13 घंटे बैठ के टेक्नोलॉजी को समझ रहा हूँ, जबकि इस फील्ड में घुसना, इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स तक पहुँच पाना एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है। इन टर्म्स ऑफ कैसे मैं स्टार्ट करूँ, आज ही मैं कितनी बार क्लूलेस हो जाता हूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्योंकि ये फील्ड पूरी मेरे लिए नई है।
बट मुझे जो चीज़ एक चीज़ जो जगा के रखती है, जो आप में भी वो आप जब भी हम चर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ी वो एक फैक्टर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैशन और एंथुसियाज़्म है कि हमको रोज़ कुछ नया सीखना है, कुछ करके दिखाना है। कुछ करके दिखाना है। आप जैसे एक टियर 3 सिटी से हो, ऑलमोस्ट मैं भी एक टियर 3 सिटी अकोला से ही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आज टियर 3 सिटी में अकोला से या आसपास के अपने भी किसी एरिया से आप पूछ लो कि कोई सीए ये काम कर रहा है या कोई भी पर्सन ये काम को करेगा, या मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। ये तो मैंने सीए होने के बाद ये सब समझा कि ये सब भी किया जा सकता है। सो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट इस चीज़ में एंट्री रही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा एकदम फ़िल्मी स्टाइल में कि मैं मुंबई जाके स्टेशंस पे या प्लेटफ़ॉर्म्स पे सोया था। वो सीएस में करने की किसी को आवश्यकता नहीं होती है, बट नहीं, हम लेकिन लोगों मैंने की किया था। मेंटल जर्नी होती है। मैंने किया था। आपने किया है? मैंने किया था। मुझे आज भी याद है। आज भी जब मैं मेरे सेकंड एसी का टिकट बुक करता हूँ, तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि यार मैं लोगों के बीच में पेपर डालता था, क्योंकि टीसी बोलता था कि टिकट नहीं है और रिजर्वेशन करते आता नहीं था, पापा करने नहीं देते थे, तो सो के आया वो। तो आज भी वो दिन याद है। और बस ऐसा लगता है कि जैसा मैं आप में देखता हुआ, जब मैं इतने दिन से आपको देख रहा हूँ, शायद हम लोग एकदम अनएक्सपेक्टेड दोस्त बने थे। एग्ज़ैक्टली। हम लोग एक क्लास में थे और आप मेरी बहुत मज़ा उड़ाते थे, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से था। पर मैंने उसको कभी मज़ा समझा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार आप मेरा अगर मज़ा उड़ा रहे, तो आप कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं पसंद आ रहा। आप किसी से भी कोई मज़ा उड़ा रहे क्या? नहीं, आप मेरी क्यों उड़ा रहे? क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये मुझे अच्छा समझ रहा है या मुझसे कनेक्ट करना चाहता है। और वो एक दिन भी मुझे याद आता है कि हम दोनों अनमैरिड थे। आपको याद है मैं आपके लिए एक लड़की ढूँढ रहा था? याद है क्या? याद है, याद है। और एक जस्ट नहीं, आप तो मेरे लिए बहुत जगह लड़की ढूँढते थे। भाव तो पर एक जो एक अपने लड़की ने लिए एक आंसर दिया था, वो आपको और मुझे बहुत हर्ट हुआ था। मैंने जब उससे बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, सब बढ़िया है, लेकिन वो लड़की ने बोला कि नहीं, मुझे अकोला में नहीं आना, मुझे छोटे शहर में नहीं आना। तो कहीं न कहीं हमें बुरा लगा था। हमें ऐसा लगा था कि यार यार सब अच्छा होने के बावजूद हमें सिटी से जज किया जाता था। कभी आपको भी किया होगा ना सिटी से? मुझे तो बहुत किया लोगों ने। आपको नहीं किया सिटी से बहुत जज? जगह होता है अक्षय। अभी सिटी से जज करने के बाद मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी को मुंबई में पूछोगे कितनी बार कि अकोला कहाँ है, तो बहुत सारे मुंबई में लोगों को नहीं पता अकोला कहाँ है, या नंदूरा तो बहुत ही मुश्किल से सुना है। हाँ। तो वहाँ से आके हमको ये सब चीज़ों में समझना, आप अगेन फिज़िकल मेहनत नहीं है बट मेंटल मेहनत हमने बहुत की है। नई फ़ील्ड को समझना, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए कोशिश करना। फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी हमेशा डिफ़िकल्ट होती है, और ये मैं सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि आपकी फर्स्ट जो असाइनमेंट होगी उसके लिए आपको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा। आप इसके लिए भी मैंने जितने सीएस से बात की थी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट थे, उन सब ने मुझे पता है क्या बोला होगा अक्षय, कि ये बहुत टेक्निकल फील्ड है, आप ऐसी जगह से हो, आप सीए हो, आप इसमें कैसे आगे बढ़ोगे? तो थोड़ी देर के लिए तो डिमोटिवेट हुआ था। बट मैंने सोचा कि ठीक है, ट्राई करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा। तो ट्राई करके आज देखो अपन कहाँ हैं। बस कंसिस्टेंसी को हमें रखना होगा। आज भी आप जिस काम को कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, हम भी कंसिस्टेंट है। डिस्पाइट हमने इतने चैलेंजेस फेस किए, आप भी रोज़ चैलेंजेस फेस करते हो, और हम कोई अलग नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति जो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहा है, जो भी अपना कोई नया एंटरप्राइज़ लेके आ रहा है, हर एक व्यक्ति वो चैलेंजेस को फेस करता है, और बिज़नेस का नाम ही मैं बोलता हूँ दूसरा की चैलेंजेस है। अजय, आपके और मेरे अंदर है ना एक चीज़ बहुत कॉमन है। वो है, या शायद 2 चीज़ कॉमन है। पहली बात तो आपने दोनों की वाइफ सीए है, और सेकंड, आप फास्ट एक्शन टेकर हो। आप लाइफ में शायद से, मुझे नहीं लगता है कि कोई डिसीजन लेने के लिए किसी पे रिलाय करते हो। आपका खुद का डिसीजन रहता है। बराबर है? एग्रीड। और मैं भी सेम हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन ने किसी से कोई डिसीजन लेने को गए, तो डिसीजन डिले हो जाता। और और लाइफ टोटली एग्रीड। लाइफ में वही आगे बढ़ता कि जो क्विक डिसीजन ले रहा। भले ही वो परफेक्ट है, नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आपको बस क्विक डिसीजन लेते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो शायद ये आप में मैं बहुत टाइम से देखता हूँ, और सच बताता हूँ कि आपसे बात करना इतना पसंद आता है। आपसे बात करना बोले तो मेरे लिए एक थेरेपी रहती है।
कि बस एक बार अजय से 1 घंटा बात हो गई तो अजय सारे एंगल कवर कर लेता। अजय बिजनेस में भी हमें गाइड कर देता, अजय स्पिरिचुअलिटी में भी गाइड कर देता। अजय का बोलना है कि आपको क्या पाना है, आपको शून्य को पाना है। तो एकदम आदमी रिलैक्स हो जाता। आप बोलते हो कि प्रेजेंट में रहो, अवेयर रहो, जो कर रहे हो बेस्ट करो, बस अवेयर रह के करो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी, ये मेरे लाइफ में इतने टर्निंग पॉइंट आपने दिलाए। और आपको आमने सामने तो दोस्त हैं हम, तो शुक्रिया अदा करते नहीं, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सच में आपको शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आपके कारण मैं लाइफ में बहुत ग्रो किया, बहुत ग्रो किया। आपको कभी समझ में भी नहीं आया, लेकिन आपके कारण। और मुझे लगता है कि हर किसी की दोस्ती ऐसी ही रहने को ना, कि दोस्त सिर्फ मस्ती के लिए नहीं रहने को ना, दोस्त रहने को ना ग्रोथ के लिए सबसे नंबर 1 पे। अगर आप दोनों मिलके ग्रो कर रहे हो, आज भी मैं बहुत बकवास करता हूँ अजय के सामने, और अजय हर मेरे वो जोक पे हंसता है। मैं कुछ भी बड़बड़ करता हूँ, अजय हर वो चीज को मुझे अप्रिशिएट करता है। वो कभी ऐसा बोलता नहीं है कि क्या लगाया तूने, ये क्या बातें कर रहा है। जबकि मैंने अजय को देखा है कि जब भी वो कोई बड़े लोगों के साथ बैठता है तो इतनी मॉडर्न बात करता है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता है कि आधे शब्दों का मतलब ही मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे भी नहीं समझ में आता है। तो बस ये का काम ये बातें करना, बातें और चाहे समझ में आए या ना आए। बातें सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बातें और मुलाकातें। बस तो इस हिसाब से आप कर रहे हो, तो आप ऑडियंस को अजय क्या बोलना चाहोगे कि अगर ऑडियंस ने आपसे आज कुछ टेक अवेज लेने को होना, तो क्या ऐसी चीजें जो आपको लगती है कि आपका स्ट्रगल और आपकी स्पिरिचुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके स्पिरिचुअलिटी पे 1-2 मिनट तो भी बोलो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मैंने भी स्टार्ट की, जैसे आपसे डिस्कशन करते रहता हूँ, और शायद हो सकता है मैं इस फील्ड में आगे सर्वाइव भी कर पा रहा हूँ। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ समवेयर आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। सो मेरा यही मानना है अक्षय, कि आगे कुछ मिले या ना मिले, आप सिर्फ इतना सोचो कि आप आपके फ्रेंड्स में, सोसाइटी में वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेने से पहले अपन को ये सोचना है कि हम क्या दे सकते हैं। चाहे वो हम क्लाइंट्स के साथ बैठे हैं, जैसे आपने बोला हम फ्रेंड्स हैं, तो हमको सिर्फ ये सोचना है कि हम क्या दे सकते हैं, व्हाट वी आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। जो हम अपने पास से बेस्ट लेके आ सकते हैं, उस पर हमें बस काम करना है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड अच्छी है, हर काम अच्छा है, हर जगह अच्छी है, छोटी जगह बड़ी जगह सब अच्छा है। बस सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हम क्या दे सकते हैं, यही सब कुछ है। बराबर है। तो इसी के साथ मैं आज इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करता हूँ। शॉर्ट में बताऊँ तो ये पॉडकास्ट आज जो बिजनेसेस आईटी यूज करते हैं, और जो बिजनेसेस लोगों का पर्सनल डेटा यूज करते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट एक नया एक्ट ला रही है, जिसके तहत लोगों का पर्सनल डेटा सेफगार्ड होगा, और लोग फ्रॉड से, साइबर अटैक से, फिशिंग से, अलग अलग जो अटैक होते हैं उससे बच सकते हैं। अब गवर्नमेंट, मुझे तो भी ऐसा मेरा मन बोल रहा है कि ये इसलिए ला रहा होगा क्योंकि गवर्नमेंट को अपने आप को, इंडिया को अगर उनको विकसित भारत बनाना है, इंडिया को अगर एक डेवलप नेशन बनाना है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है उसे अडॉप्ट करना अब जरूरत हो गई है। क्योंकि अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इंडिया एक कॉम्पिट नहीं कर पाएगा वर्ल्ड से। आज इंडिया का शेयर मार्केट भी बहुत बड़ा है, आज लगभग चौथे स्थान पे इंडिया आता है मार्केट कैप के हिसाब से। तो इंडिया को अगर ग्लोबल प्लेयर से कंपटीशन करना है, तो इंडिया को उसका डिजिटल जो गवर्नेंस है उसको बहुत मजबूत करना जरूरी है। और उसे मजबूती करने के लिए जो डिजिटल गवर्नेंस को चलाने वाले लोग हैं, जिसे सर ने बताया कि फिड्यूशरी, डेटा फिड्यूशरी, इन लोगों पे लॉ रेगुलेशन लाने के बाद जो आम जनता है उनका भरोसा इंडिया के डिजिटल सिक्योरिटी पे बढ़ेगा। और मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में लोगों का भरोसा बढ़ने के बाद इंडिया एक इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे, इंडिया अपने बिजनेसेस में ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर डिजिटली उनका डेटा बनते जा रहा है तो उनका कहीं ना कहीं लेवल पे ऑटोमेशन बिजनेस में तैयार होते जाएंगे, और ऑटोमेशन होने के बाद उनका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो होते जाएगा। बिजनेस ग्रो हुआ तो ये इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, और इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इंडिया का शेयर मार्केट 2 ही फैक्टर्स पे डिराइव होता है, पहला जीडीपी, दूसरा कंपनी की अर्निंग्स, बाकी सब नॉइस है। तो मुझे लगता है कि जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा,
और साथ ही साथ इंडिया को एक विकसित भारत बनने का सुनहरा मौका देगा। तो आप सब जो लोग इस वीडियो को आज देखे हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हो, आप इस फील्ड में काम कर सकते हो, तो आप अजय से कांटेक्ट कर सकते हो। अजय आपको गाइड करेगा, रोड मैप देगा। और आप अगर ऐसे इंसान हो कि जो डेटा प्रोसेस कर रहा है आम इंसान का, तो आपको भी अब अगला 12 महीना 24 महीना अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इस एक्ट के कंप्लायंस हम कैसे करें, क्योंकि पेनल्टी ह्यूज है और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू अजय, आपने समय से समय निकाला और आप मेरे पास में आए और हमारे ऑडियंस के साथ आपने बहुत अच्छा वैल्यू दिया, आपके संघर्षों के बारे में बताया। और मेरे दिल में जो एक दिन सपना था कि अजय मेरे साथ में बैठ के पॉडकास्ट करे, वो आज मेरा पूरा हो गया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू और अक्षय, आपने मुझे इस चीज़ के लिए पुश किया। आप तो जानते हो कि मैं इस चीज़ के लिए इतना तैयार भी नहीं था, मे बी, क्योंकि मुझे वो डाउट होगा कि मैं शायद इस चीज़ के लिए फिट हूँ या नहीं हूँ। एंड थैंक यू अक्षय, आपने मुझे इसके लिए पुश किया, इतना मोटिवेट किया। आप भी जैसे आपने बोला कि मैंने आपके लिए कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स होने के कारण मैंने आपको कहीं चीज़ों में सपोर्ट किया है, वैसे ही आप मुझे डिजिटल प्रेजेंस में, खुद की डिजिटल प्रेजेंस में, फुटप्रिंट में मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं हम दोनों भी ये चाहते हैं कि हम सोसाइटी को ये वैल्यू ऐड करें। जो भी नए लोग हैं, जो भी सीएज है, जो भी वैल्यू ऐड करना चाहता है, जो एंटरप्राइज करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उन सबको हम जर्नी में सपोर्ट करें। थैंक यू।